19वीं सदी का भारत। आधुनिक भारत कई ऐतिहासिक ताकतों का परिणाम है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी सभ्यता के साथ संपर्क था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के बाद आया। अंग्रेज मूल रूप से व्यापार करने के लिए भारत आए थे, लेकिन वे शासन करने के लिए यहीं रह गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे देश राजनीतिक, आर्थिक और काफी हद तक सामाजिक रूप से भी बदल गया। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत पर शासन किया। उन्होंने भारतीय लोगों के हर वर्ग को लूटा। किसानों पर भारी कर लगाया गया। बागन मजदूरों का शोषण किया गया। भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया ताकि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बाजार मिल सके। जिन कारीगरों के उत्पाद कभी रोम के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, उन्होंने अपनी आजीविका के साधन खो दिए। यहाँ तक कि भारतीय राज्यों के शासकों को भी नहीं बख्शा गया। हताशा में लोग ब्रिटिश जुए से छुटकारा पाने के लिए विद्रोह कर उठे। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का बेशकीमती हिस्सा बन गया। अंग्रेजों के साथ संपर्क ने भारतीयों के रहन सहन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने हिंदू समाज को एक नई दिशा दी। अंग्रेजी भाषा ने आधुनिक विचारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण खोला। डाक प्रणाली, रेलवे और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत के साथ संचार आसान हो गया। अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों का एक नया वर्ग उभरा, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बनने के लिए किस्मत में था। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना बढ़ी, भारतीयों ने अधिक राजनीति और आर्थिक अधिकारों की मांग की। एक अंग्रेज एओ ने 1885 में भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने में मदद की, ताकि वे इन मांगों को संगठित तरीके से आवाज दे सके। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस एक दिन उन्हें चुनौती देगी और वे अंततः अंग्रेजी राज का सबसे चमकदार रत्न खो देंगे। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ भारत के इतिहास में एक नया चरण शुरू हुआ। 1901 के राष्ट्रवाद की सुबह। 20वीं सदी के उदय के समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना और याचिकाओं के युग ने राजनीति, अधिकारी और प्रशासनिक सुधारों के लिए आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। नए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रवाद के इस बढ़ते जुआर को दबाने की ठानी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को बिल्कुल भी परवाह न करते हुए दमनकारी कानूनों की एक श्रृंखला पारित की। शासकों और शासितों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। 1902 में पश्चिम का पूर्व से मिलन। भारत ने अपने महानतम संतों में से एक और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के 39 वर्ष की अल्पायु में असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। विवेकानंद की शिक्षा एक ईसाई कॉलेज में हुई थी, जहां उन्हें पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और विज्ञान से परिचित कराया गया था। उन्होंने अपने जीवन, बाल विवाह और निरक्षरता को समाप्त करने और गरीबों और बीमारों की देखभाल को प्रोत्साहित करने जैसे सामाजिक सुधारों के लिए काम करने में समर्पित कर दिया। यह विवेकानंद का देशभक्तिपूर्ण उत्साह और वाक्पटुता ही थी जिसने पश्चिमी दुनिया को भारत की महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया। 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने पहले शब्दों अमेरिका की बहनों और भाइयों से जोरदार तालियां बटोरी और साहसपूर्वक घोषणा की कि धर्मों का उद्देश्य घृणा और कलह फैलाना नहीं, बल्कि प्रेम और भाईचारों को बढ़ावा देना है। अमेरिका से लौटने के बाद कलकत्ता में विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन पूरे भारत में शैक्षणिक और धर्मार्थ कार्य करता है और इसकी शाखाएं एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कलकत्ता से 8 किलोमीटर दूर बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। अलग अलग कोनों से देखने पर इसकी वास्तुकला एक चर्च, एक मस्जिद और एक मंदिर का प्रतिनिधित्व करती है। यह वास्तव में विवेकानंद के विश्वास की सार्वभौमिकता का प्रतीक है। कन्याकुमारी में उनकी प्रतिमा, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का पानी मिलता है, लाखों लोगों के लिए तीर्थ
स्थल है और भारत हर साल 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। 1905 में बंगाल का पहला विभाजन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रेसिडेंसी को प्रभावी प्रशासन के लिए बहुत बड़ा और बोझिल माना, इसलिए 19 जुलाई 1905 को उन्होंने बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित करने की घोषणा की। पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका थी, और शेष बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी। जब 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ तो पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों बंगालियों को लगा कि लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य उनके एकता को तोड़ना और धार्मिक मतभेदों को भड़काना था। इस कदम के विरोध में सड़कों पर विशाल जुलूस निकाले गए। वंदे मातरम एक नारा बन गया और लोगों में इतना जोश भर गया कि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर इस गाने पर प्रतिबंध लगाने का परिपत्र जारी कर दिया। 1905 में स्वदेशी भारतीय खरीदे का आह्वान। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन ने 7 अगस्त 1905 को उग्र रूप धारण कर लिया, जब कलकत्ता में एक बैठक में हजारों लोगों ने विभाजन प्रस्ताव वापस लिए जाने तक ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। पूर्व ICS अधिकारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन, जैसा कि इसे कहा जाता था, प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश वस्तुओं की सार्वजनिक होली जलाई गई और उन्हें बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया गया। स्वदेशी भारतीय वस्तुओं का उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख हथियार बन गया। इससे भारत में बने वस्त्रों की मांग में तेजी आई। स्वदेशी कपड़े बनाने वाली मुंबई और अहमदाबाद में लगभग 200 स्वदेशी मिलें खुल गई। एक अन्य उग्र राष्ट्रवादी बिपिन चंद्रपाल ने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया और वंदे मातरम में ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूलों और प्रशासन के निरंतर बहिष्कार का प्रचार किया। बंगाल में आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया और पूरे देश में भी फैल गया। 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म। पूर्वी बंगाल के नए प्रांत के नवाब सलीमुल्लाह ने 1885 में गठित हिंदू प्रभुत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए पूरे भारत में मुसलमानों को ढाका में आमंत्रित किया। इस प्रकार 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने का लक्ष्य रखा, और इस प्रकार ब्रिटिश, जिन्होंने मुस्लिम लीग के गठन को प्रोत्साहित किया था, अपने फूट डालो और राज करो की नीति में सफल रहे और भारत के विभाजन के बीज बोए, जो बाद में 1947 में हुआ। 1908 में युवाओं ने हथियार उठाया। बंगाल के उपजन से उपजी करवाहट ने कई युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। देश के विभिन्न भागों में, खास तौर पर महाराष्ट्र और बंगाल में कई गुप्त संगठन उभरे। उन्होंने अपने सदस्यों, ज्यादातर छात्रों को ब्रिटिश अधिकारियों को आतंकित करने के लिए आग्नेय अस्त्रों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। इसमें महाराष्ट्र में चापेकर बंधु और सावरकर बंधु तथा बंगाल में अरबिंदो घोष और उनके सहयोगी काफी सक्रिय थे। उनका मुख्य तरीका अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों और उनके भारतीय एजेंटों की हत्या करके आतंक फैलाना था। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वायसराय की हत्या करने की कोशिश की गई। 30 अप्रैल 1908 को 16 वर्षीय खुदीराम बोस ने एक जिला न्यायाधीश पर गोली चलाई, जिसमें गलती से 2 अंग्रेज महिलाओं की मौत हो गई। उन्हें पकड़ लिया गया, बुरी तरह पीटा गया और फिर फांसी दे दी गई। 1908 में हुआ अलीपुर षड्यंत्र मामला। इसके तुरंत बाद कलकत्ता के बाहरी इलाकों में बम और विस्फोटक बनाने वाली एक फैक्ट्री की खोज की गई, जिसके कारण कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप था। अरबिंदो घोष, जो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, को भी अपने लेखन के जरिए लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका मुकदमा, जो कलकत्ता के अलीपुर में हुआ था, लोकप्रिय रूप से अलीपुर षड्यंत्र मामले के रूप में
जाना जाता है। अरविंदो का बचाव देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया, जिन्होंने कहा, अरविंदो के देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के पैगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। एक लंबी सुनवाई के बाद अरविंदो को बरी कर दिया गया, लेकिन जेल में बिताए 1 साल के दौरान वे आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरे। उन्होंने 1910 में राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की और भारत के सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बन गए। साल 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार। हालांकि ब्रिटिश सरकार आतंकवादी हमलों को दबाने में सक्षम थी, लेकिन उसे विश्वास था कि भारतीयों द्वारा सत्ता साझेदारी और संवैधानिक परिवर्तनों की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप से मोर्ले मिंटो सुधार, तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड मोर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर के रूप में जाना जाता है, पारित किया गया। पहली बार चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई और केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन अधिनियम का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा ये था कि इसने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की, यानी इसने अलग निर्वाचन मंडल की मुस्लिम मांग को स्वीकार कर लिया, जहां मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। यह ब्रिटिश सरकार का द्वारा भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करने का एक और कदम था। तो आज के दशक के इतिहास यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं इसके पीछे के इतिहास के साथ।